हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का कोटा किंग ऑफिशियल पर स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं और इसके पहले के वीडियो में हमने कंप्यूटर के आधारभूत संरचना के अंतर्गत इसके तीसरे भाग अर्थात कंप्यूटर का क्या आउटपुट उपकरण को देख लिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के आधारभूत संरचना के अंतर्गत मेमोरी को। और मेमोरी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आइए उसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। जैसे हम लोग मेमोरी के अंतर्गत में पहले पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मेमोरी क्या है, प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी या आप इसे हिंदी में कर सकते हैं द्वितीयक मेमोरी कितने क्या है या द्वितीयक मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। और साथ में हम लोग यहाँ पर जानेंगे प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में मूलभूत अंतर क्या है। और साथ में हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करके एक बात लिखी हुई है कि मेमोरी के संदर्भ में जो एक्सेस टाइम होता है, जो गति होता है, ये जो दो शब्द है ये क्या है, ये क्या बताने का हमें प्रयास करते हैं। और साथ में हम जो विभिन्न प्रकार के आपको मेमोरी देखने को मिलेगी उनकी स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी होगी, अर्थात उसकी जो डाटा को संग्रहण करने की क्षमता है वो कितनी होगी, हम इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज हमारा टॉपिक होगा मेमोरी। मेमोरी क्या है? यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि मेमोरी क्या है तो आप में से कई लोग कहेंगे मेमोरी एक प्रकार का स्पेस है जहां पर डाटा को, सूचना को, निर्देश को स्टोर किया जाता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूं कि यदि आज से जब तक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का निर्माण नहीं हुआ था तब मानवों के द्वारा किस प्रकार का उपकरणों का प्रयोग किया जाता था डाटा को संग्रहण करने के लिए, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि कंप्यूटर आज के आधुनिक प्रकार की मेमोरी के निर्माण से पूर्व मानवों के द्वारा डाटा को स्टोर करने के लिए कागज का या कपड़े का या लकड़ी का या पत्थरों का या ताम्र पत्रों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन कंप्यूटर के निर्माण के पश्चात ऐसी स्थिति बनी कि डाटा को हमें डिजिटल रूप में रखना था। और इसी कारण से क्या हुआ कि हमें इस प्रकार की मेमोरी का निर्माण करना पड़ा जहां पर डाटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जा सके या डिजिटल रूप में रखा जा सकता है। और इसी का परिणाम था हमारा आज का वर्तमान समय का इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेमोरी। आइए हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग किया क्यों जाता है। तो आप में से कई लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। डाटा तथा प्रोग्रामों को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी समय आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। साथ ही मेमोरी का प्रयोग हम लोग देखते हैं कि प्रोसेसिंग के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं वहां पर उन परिणामों को संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। और इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि मेमोरी जो है या कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग बन जाता है जहां सूचनाओं को डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। और साथ में हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि कंप्यूटर में आखिर ऐसा हम पहले देख लेते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और वहां पर फिर हम देखते हैं कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सामान्य रूप से जानते हैं कि कंप्यूटर में जो मेमोरी प्रयोग में लाए जाते हैं वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है वह प्राथमिक मेमोरी और दूसरा हो गया आपका द्वितीयक मेमोरी। तो मेरा सवाल यहाँ पर आपसे एक है कि बताइए कंप्यूटर में क्या आवश्यक पड़ गया, क्या हमें दो प्रकार के मेमोरी का प्रयोग करना पड़ा, प्राथमिक प्रकार के और द्वितीयक प्रकार के। केवल प्राथमिक मेमोरी का ही प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्या प्राथमिक मेमोरी काफी नहीं था कंप्यूटर को कार्यकुशल बनाने के लिए? तो हमें सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आप जानते, यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर इन दोनों का मुख्य अंतर यदि मैं बताना प्रयास करूं तो इसका मुख्य कारण है इनको बनाने का तकनीक, ये किस तकनीक पे बने हैं। जैसे मैं यदि मैं बात करूं प्राथमिक मेमोरी के बारे में, तो प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत में जितने भी मेमोरी आएंगे, यहाँ पर मैं उदाहरण बताता हूँ। रैम का जो मेमोरी होता है, रोम का जो मेमोरी होता है, रजिस्टर जो होता है या कैश का जो मेमोरी होता है, वो सारे के सारे प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण है। यदि मैं सेकेंडरी मेमोरी के रूप में आपको उदाहरण के रूप में बताऊं तो हार्ड डिस्क हो गया या सीडी, डीवीडी या ब्लू रे डिस्क, ये सभी के सभी द्वितीयक प्रकार की मेमोरी है। तो मैं आपको यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि प्राथमिक मेमोरी जितने भी मेमोरी आते हैं, रैम हो, रोम हो, कैश हो, रजिस्टर हो, ये क्या होंगे, ये सभी अस्थायी नेचर के होते हैं। अर्थात यहाँ पर जो डाटा स्टोर किया जाता है अस्थायी रूप में ही स्टोर किया जाता है। वैसे कंप्यूटर में जब आप पढ़ेंगे तो अस्थायी शब्द को किस रूप में परिभाषित किया गया है कि यदि कंप्यूटर में बिजली नहीं है तो वैसी स्थिति में जो डाटा है वह नष्ट हो जाता है। तो ये आपके जो है ये प्राथमिक मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी में केवल रोम, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे
कि प्राथमिक मेमोरी में हम यहाँ पर इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो मैं आपको बस यहाँ हल्का सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर रोम जो है ना, ये एक स्थायी मेमोरी होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 2 MB से लेकर 8 MB तक की होती है और यहाँ पर क्रिटिकल डाटा को स्टोर किया जाता है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सूचनाएं यहाँ पर क्या होती है, स्टोर कर रखा गया होता है। बाद में जितनी भी मेमोरी है वे क्या है, किस नेचर के हैं, वो वोलेटाइल नेचर के, अर्थात यहाँ पर डाटा को क्या हो सकता है, केवल अस्थायी तौर पे ही स्टोर किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए कि कंप्यूटर में हमें बड़ी मात्रा में डाटाओं का जब जरूरत पड़े तो हमें कहाँ उन डाटाओं को हम किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो आप में से कई लोग कहेंगे कि डाटा को बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए हमें एक ऐसी मेमोरी की आवश्यकता पड़ी जहां पर क्या किया जा सके कि बड़ी मात्रा में जो प्रोग्राम हो, सॉफ्टवेयर हो, उनको स्टोर किया जा सके और उसमें क्या हो सके, भविष्य में उनमें क्या किया जा सके, बदलाव वगैरह किया जा सके। इसी कारण से हमें कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग होता हुआ दिखता है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि प्राथमिक मेमोरी का ही प्रयोग केवल कंप्यूटर में नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वह अस्थायी नेचर के थे और हमको स्थायी नेचर का मेमोरी की आवश्यकता थी। इसी कारण से हमें कंप्यूटर में क्या था कि सेकेंडरी मेमोरी का भी प्रयोग करना पड़ा। आइए हम देखते हैं कि प्राथमिक मेमोरी क्या है। वैसे तो आप में से कई लोग स्पष्ट हो गए होंगे कि प्राथमिक मेमोरी क्या है, पर हम देखते हैं कि कंप्यूटर में इसकी स्थिति क्या होती है। तो हम किसे कहें प्राथमिक मेमोरी, पहले तो ये उदाहरण याद रखेंगे। रजिस्टर का जो मेमोरी होता है, कैश का जो मेमोरी होता है, रोम का या रैम का, ये सभी जो है ये प्राथमिक मेमोरी कहलाते हैं। अब इन्हें प्राथमिक मेमोरी कहने के पीछे कारण क्या है, तो आप पाएंगे क्या कि जितने भी मेमोरी है ये सीधे क्या होते हैं, सीपीयू से संपर्क रखते हैं और हर समय कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। और इसी कारण से इन सभी मेमोरी को क्या कहा जाता है कि ये प्राथमिक मेमोरी है। आपको पता है यहाँ पर जितनी भी मेमोरी है, यदि मैं बात करूं रजिस्टर, कैश, रोम और रैम के बारे में, तो रोम में आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर कंप्यूटर को स्टार्ट करने के संदर्भ में आवश्यक सूचना स्टोर रहती है। बाद बाकी ये जो तीनों मेमोरी है, रैम का, रजिस्टर का, कैश का और रैम की, ये अस्थायी नेचर के हैं, अर्थात यहाँ पर डाटा को अस्थायी तौर पे ही क्या कहता है, स्टोर किया जाता है। तो आप यहाँ जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे क्या, यह सीपीयू को प्रोसेस करने के दौरान क्या करता है, डाटा उपलब्ध करवाता है। कौन करवाएगा, रजिस्टर करवाएगा, कैश करवाएगा, रैम। क्योंकि रोम में तो हमने देख लिया कि रोम में क्या है, एक स्थायी नेचर का मेमोरी है जहां पर डाटा को क्या कहता है, एक परमानेंटली सेव किया जाता है। यहाँ पर किस प्रकार की सूचना होती है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की आवश्यक सूचना इसमें स्टोर की जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे उदाहरण के तौर पे, यदि मैं बात करूं प्राथमिक मेमोरी के बारे में, यदि मैं तुलना करना चाहूं सेकेंडरी मेमोरी से, तो आप पाएंगे क्या कि प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो उसकी गति तो बहुत अधिक होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज की क्षमता बहुत ही कम होती है। अब यही सब कारण थे कि हमें सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करना पड़ा। क्यों? गति तो अधिक है, पर स्थायी तौर पे यहाँ डाटा को न रखा जा सकता है। यदि ऐसा संभव हो भी पाता तो भी इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ही कम होती। साथ में इसकी बनाने की जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, सेमीकंडक्टर से इनको बनाया जाता है, जिस कारण से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसी कारण से ये भी एक कारण रहा था कि हमें सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करना हमें पड़ा। अब हम यदि बात करें रजिस्टर भी एक प्राथमिक मेमोरी है। तो रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब हम कंप्यूटर का दूसरे भाग को पढ़ रहे थे, आधारभूत संरचना के अंतर्गत जब हम दूसरे भाग को पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पर सीपीयू को पढ़ा। और आप जानते हैं कि सीपीयू जो होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक था सीयू, दूसरा था एएलयू और तीसरा आपका था रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, था एक प्रकार की मेमोरी थी। और यहाँ पर किस प्रकार की डाटा होती है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डाटाएं होती है, यहाँ पर अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। और सीपीयू हमारा जो गणना करने वाला जो क्षेत्र है, एएलयू, यहीं से डाटा को प्राप्त करके प्रोसेसिंग का कार्य करता है। तो आइए हम देखते हैं रजिस्टर के बारे में। तो रजिस्टर जो होता है वो मदरबोर्ड में, आपको मदरबोर्ड में स्थित नहीं मिलेगा। यह भाग होता है सीपीयू का, जिसकी स्टोरेज की कैपेसिटी मात्र 200 बाइट होती है। देखिए आपके एग्जामिनर के द्वारा ये प्रश्न साधारण सा आ सकता है कि बताइए कि साधारण कंप्यूटर में, एक पर्सनल कंप्यूटर में या एक व्यक्तिगत कंप्यूटर में जो रजिस्टर की मेमोरी प्रयोग की जाती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। तो याद रखेंगे 200 बाइट। बाद में यदि मैं बात करूं कैश का मेमोरी के बारे में, रोम का मेमोरी के बारे में, रैम की मेमोरी के बारे में, तो ये कहां पर आपको स्थित मिलेंगे। मैंने आपको सीपीयू पढ़ाया था तो मदरबोर्ड से आपसे परिचित करवाया था, वहीं पर
और मैंने बताया था कि जो रैम का मेमोरी था या कैश का मेमोरी है और जो रोम का मेमोरी है, ये सभी आपको मदरबोर्ड में स्थित मिलेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ये चीज कि कैश, रोम और रैम की मेमोरी आपको मदरबोर्ड में मिलेगी, जबकि रजिस्टर जो है ये सीपीयू का भाग है, सीपीयू में स्थित होता है। आइए हम बात करते हैं प्राथमिक मेमोरी के बारे में। अनेक कुछ चीजें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आवश्यक हो सकता है, हम उसे देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राथमिक मेमोरी जो हो ये बने हुए होते हैं किससे, ये बने हुए होते हैं सेमीकंडक्टरों से, और इसी कारण से इसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। अब कंप्यूटर में आपको याद क्या रखना है कि जो आपका एग्जामिनर है क्या करता है, आपको फंसाने का प्रयास करता है। वहां पर क्या होता है कि आपको प्राथमिक मेमोरी शब्द का या अंग्रेजी में कहा जाए प्राइमरी मेमोरी शब्द का प्रयोग ना करके ये सारे नामों का प्रयोग एक वह करता है। जैसे आपको दिखाना चाहूं, यहां पर आप देख पाएंगे, देखिए इसे अन्य कई नामों से, कंप्यूटर में ये जो मेमोरी है ना, इसे अन्य कई नामों से जाना जाता है। इसे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, इसे आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है, साथ ही इसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है। तो आपका एग्जामिनर हो सकता है वहां पर प्राथमिक मेमोरी शब्द का प्रयोग ना करके ये सारे शब्द का प्रयोग करके आपको भ्रमित करने का प्रयास करे। तो आप पाएंगे क्या कि वहां पर कि आपने मेमोरी का पूरा सेक्शन पढ़ लिया और वहां पर जब एग्जाम हॉल में बैठे तो वहां प्राथमिक मेमोरी की जगह मुख्य मेमोरी का शब्द का प्रयोग कर दिया। फिर आप पूछेंगे बताइए कंप्यूटर में पूरा मेमोरी का सेक्शन सब हमने समाप्त कर दिया था, तो ये किस प्रकार की मेमोरी है जो कंप्यूटर में प्रयोग होती है। तो याद क्या रखेंगे कि प्राथमिक मेमोरी को इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। वैसे अंग्रेजी का नाम भी याद रखेंगे, क्या याद रखें अंग्रेजी के नाम में, मुख्य मेमोरी को मेन मेमोरी, आंतरिक को इंटरनल मेमोरी, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। ये अंग्रेजी के ही शब्द है पर हमने इसे हिंदी में लिख दिया है, तो बस इस रूप में आप इसे याद रखेंगे। सेकेंडरी, अब देखिए आप सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। वैसे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और यहाँ पर किस प्रकार के मेमोरी होते हैं, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। बस हल्का सा जानते हैं कि एक कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग क्यों होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछूं क्यों होता है, तो आप जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो अस्थायी नेचर का होता है, वहां बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर नहीं किया जा सकता, साथ ही उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। इसी कारण से कंप्यूटर में आवश्यकता क्या पड़ी, आपको सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। आपको यदि बड़ी मात्रा में डाटा को, प्रोग्राम को स्टोर करना है, आपको सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करना है। सेकेंडरी मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग करेंगे आप, हार्ड डिस्क या एसएसडी कार्ड। हम लोग बात करेंगे कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है, हार्ड डिस्क के स्थान पर एसएसडी कार्ड का प्रयोग किया जा रहा है सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। अर्थात हार्ड डिस्क के स्थान पर जो एसएसडी कार्ड का जो प्रयोग है, प्रयोग का जो प्रचलन है वह बढ़ता चला जा रहा है। हम देखेंगे कि क्या परेशानी है हार्ड डिस्क के साथ में या क्या विशेषताएं हैं एसएसडी कार्ड के साथ में, हम उनके बारे में वहां पर जानेंगे। तो हम यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो गए होंगे कि सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग क्यों करेंगे हम लोग, बड़ी मात्रा में डाटा और सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक, लेकिन ट्रांसफर करने की, डाटा को ट्रांसफर करने की गति, एक्सेस करने की गति बहुत ही धीमी होती है। पर प्राथमिक मेमोरी की तुलना में यदि मैं बात करूं, रेट का थोड़ा कम एक्सपेंसिव है। ये भी एक कारण है कि हमें सेकेंडरी मेमोरी का हम लोग प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में। अब उदाहरण के तौर पे याद रखें, मैग्नेटिक टेप डिस्क, मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी के सभी सेकेंडरी मेमोरी अर्थात हिंदी में कहा जाए द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। आइए कुछ और बातें भी करें। जैसे हम जब सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ेंगे और उसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पर इसके अन्य नामों को भी जानेंगे। वैसे आप याद रखें सेकेंडरी मेमोरी को सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं। अब यहाँ पर है दो शब्द, कंप्यूटर में आपको ये दो शब्द मेमोरी के संदर्भ में होता प्रयोग दिखेगा, स्थायी और अस्थायी मेमोरी, अंग्रेजी में नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी। ये किस प्रकार की मेमोरी है, तो आइए हम लोग कंप्यूटर के संदर्भ में इसे समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी, हम किस मेमोरी को माने कि वह स्थायी है या किस मेमोरी को माने अस्थायी है, इसे देखते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि स्थायी का मतलब क्या है कि यह मेमोरी जहां पर डाटा को क्या किया जा सकता है, स्थायी तौर पे परमानेंटली स्टोर किया जा सके, उस मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, वो स्थायी मेमोरी है। तो यदि कंप्यूटर के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वह मेमोरी जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है, स्थायी मेमोरी कहलाता है। दूसरी तरफ वैसी मेमोरी जहां पर डाटा को अस्थायी तौर पे ही रखा जा सकता है। पर कंप्यूटर के संदर्भ में यदि परिभाषा का बात किया जाए तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऐसी मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसमें
विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर संग्रहित डाटा नष्ट हो जाता है, वैसी सारी मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। तो आप हमसे पूछेंगे कि बताइए कि कौन कौन से अस्थायी मेमोरी होंगे या कौन से स्थायी मेमोरी होंगे। तो याद क्या रखें, जितने भी प्राथमिक मेमोरी होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अर्थात यहाँ पर अस्थायी तौर पर ही डाटा को स्टोर किया जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ, यदि कंप्यूटर में बिजली चली जाती है अचानक से, तो यहाँ पर जो डाटा होगा वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो सहायक मेमोरी, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, वह अस्थायी नेचर के होते हैं। अर्थात वह कंप्यूटर में बिजली चली भी जाती है तो भी वैसा स्थिति में आपका जो डाटा है वह उस मेमोरी में बना रहता है। पर एक बात याद रखें, रोम की जो मेमोरी है वह एक अपवाद है। क्यों? ये प्राथमिक मेमोरी है, लेकिन यह एक क्या बोलते हैं उसको, स्थायी नेचर का मेमोरी है, जिसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं नॉन वोलाटाइल शब्द का। हो सकता है आपका एग्जामिनर स्थायी शब्द का प्रयोग ना करके नॉन वोलाटाइल शब्द का प्रयोग करे और आपको भ्रमित करने का प्रयास करे। तो याद क्या रखे, स्थायी को कंप्यूटर के अंतर्गत में, कंप्यूटर विषय के अंतर्गत में नॉन वोलाटाइल शब्द से परिभाषित किया गया है। तो याद रखें कि जो रोम है प्राथमिक मेमोरी का एक प्राथमिक मेमोरी है, लेकिन यह अपवाद है। क्यों? क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है, जहां पर डाटा को स्थायी तौर पे स्टोर किया जाता है। तात्पर्य ये हुआ, कंप्यूटर में बिजली नहीं भी है, अचानक से चली भी गई तो भी ऐसी स्थिति में रोम में डाटा बना रहेगा। आइए हम बात करते हैं, वैसे आप सहायक मेमोरी के बारे में संदर्भ में समझ गए होंगे। सहायक मेमोरी शब्द का मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है। वैसे ये है, ये सहायक मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। हार्ड डिस्क, एसएसडी कार्ड, ये सभी के सभी स्थायी नेचर के होते हैं। तात्पर्य ये है कि स्थायी तौर पे यहाँ डाटा को स्टोर किया जाएगा, या दूसरे शब्दों में हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, कंप्यूटर में बिजली अचानक से चली गई तो भी यहाँ डाटा जो है नष्ट नहीं होता है। हम बात करते हैं डाटा को एक्सेस करने के अनुसार मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। तो डाटा को एक्सेस करने के अनुसार मेमोरी जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, और तीसरा आपका है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। देखिए शब्द से ही यह बात कुछ स्पष्ट हो रहा है या किस प्रकार की मेमोरी होगी। तो जितनी प्राथमिक मेमोरी होती है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होते हैं। अर्थात यहाँ पर वांछित डाटा को सीधे ही पढ़ा जा सकता है। इसके लिए आपको क्रमबद्ध तरीके से क्रमानुसार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधे डाटा पे आपका सीपीयू सीधे उस डाटा पे पहुंच करके उसे पढ़ सकता है। साथ में डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कुछ इसी तकनीक पर कार्य करती है। यहां पर भी डाटा को, वांछित डाटा को, डिजायर्ड डाटा को आपका सीपीयू डायरेक्टली पढ़ सकता है। लेकिन सीक्वेंशियल में एक्सेस मेमोरी में स्थिति क्या आती है कि आपको यदि कोई डाटा चाहिए तो आपको क्रमानुसार ही जाना होगा। अर्थात एक के बाद एक ही इसे पढ़ा जा सकता है और वांछित डाटा तक पहुंचा जा सकता है। उदाहरण याद रखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी का, जितने प्राथमिक मेमोरी होंगे वो रैंडम एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी जितने भी सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क, एसएसडी कार्ड, ये सभी के सभी, या मैग्नेटिक टेप नहीं होगा, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सभी के सभी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण। अर्थात इन सारे मेमोरियों में क्या हो सकता है, वांछित डाटा को सीधे ही पढ़ा जा सकता है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि बताइए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी तो एक ही प्रकार की मेमोरी हो गई ना, क्योंकि यहाँ दोनों में क्या है कि डायरेक्ट जो है डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूं कि यहाँ पर ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यहाँ पर जितनी भी मेमोरी आएंगे, प्राथमिक मेमोरी, रैम, रोम, कैश या रजिस्टर की मेमोरी, ये सभी क्या होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी होंगे। क्यों? और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वांछित डाटा को आपका सीपीयू डायरेक्ट ही पढ़ सकता है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि यहाँ पर ना इन सारे मेमोरियों का निर्माण सेमीकंडक्टरों से होता है। लेकिन आप डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में क्या देखेंगे, केवल सेमीकंडक्टर का तो प्रयोग करके मेमोरी नहीं बनाया गया। कई रूपों में आप हार्ड डिस्क को देखें ना, हार्ड डिस्क का निर्माण कैसे हो रहा है, मैग्नेटिक डिस्क पे क्या रखा गया, मैग्नेटिक डिस्क पे क्या क्या, मैग्नेटिक डिस्क पर कोई डाटा को क्या क्या आता है, स्टोर किया जाता है बिजली की सहायता से। और यदि मैं सीडी डीवीडी के बारे में यदि बात करूं तो आप जानते हो लेजर लाइटों का प्रयोग क्या आता है, क्या क्या आता है, जो गोल्ड प्लेट होता है वहां पर एल्यूमिनियम की परत चढ़ा दी जाती है और वहां पर लेजर लाइटों का प्रयोग क्या आता है, डाटा को स्टोर करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो अंतर इसमें बस इतना आता है कि यहाँ पर प्रत्येक जैसे हार्ड डिस्क हो, सीडी हो, डीवीडी हो, ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में क्या होता है स्थिति,
कि इनका जो डाटा को एक्सेस करने की का जो टाइम होता है वह अलग अलग होता है, उसकी गति अलग अलग होती है डाटा को क्या करना है, सीपीयू को उपलब्ध कराने की। इसी कारण से यहाँ पर इन्हें 3 भागों में बांटना आवश्यक हो जाता है डाटा को एक्सेस करने के अनुसार मेमोरी। यदि मैं बात करूं सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का, हिंदी में याद रखेंगे क्रमानुसार मेमोरी। मेमोरी टेप इसी का उदाहरण है, अर्थात यहाँ पर आपको वांछित डाटा चाहिए तो एक के बाद एक करके ही आप डाटा पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और तब जाकर आपको वांछित डाटा प्राप्त होगा। आइए हम देखते हैं यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी हुई है, जो मैंने आपको बात बताया है इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। इसे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको इसके लिए जूम कर देता हूं। यहाँ पर ये मैंने आपके लिए जूम कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं साथ में आपको यहाँ पर बताना ये चाहता हूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेमोरी के संदर्भ में एक शब्द है लोकेशन। मेमोरी के संदर्भ में एक शब्द है लोकेशन या सेल क्या है, तो याद क्या रखिए, प्राथमिक मेमोरी जो होती है ना अनेक छोटे छोटे भागों में बटी हुई होती है, और इन्हीं जिन्हें क्या कहा जाता है, इन्हीं छोटे छोटे भागों को कहा जाता है लोकेशन, और यहीं पर डाटा को क्या कहता है, स्टोर किया जाता है, और बाद में इन्हीं लोकेशन से क्या होता है, डाटा को पढ़ा भी जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो बातें मैंने आपको बताया है ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। आइए बात करते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के बारे में। आज सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी आप समझ गए होंगे, आपको डाटा चाहिए, वांछित डाटा चाहिए तो एक के बाद एक ही करके पढ़ा जा सकता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, वह सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी अर्थात क्रमानुसार मेमोरी। उदाहरण याद रखेंगे मैग्नेटिक टेप। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी उदाहरण याद रखेंगे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी, ये सारे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी को हम मोटे तौर पे 2 भागों में बांटेंगे। वैसे तो आपको पता ही है प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, रोम और रैम। पूर्ण रूप याद रखें, फुल फॉर्म याद रखें, आपके एग्जामिनर के द्वारा बार बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता रहा है। रीड ओनली मेमोरी और रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वैसे आप तब भ्रमित ना हो, क्योंकि मैंने अब आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि डाटा को एक्सेस करने के अनुसार मेमोरी 3 प्रकार की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो वहां रैंडम को शब्द को परिभाषित किया गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी उन सारी मेमोरी को कहा गया है जहां पर डाटा को, वांछित डाटा को डायरेक्ट पढ़ा जा सकता है। वैसी सारी मेमोरी को जिसमें प्राथमिक मेमोरी आते हैं उन्हें क्या कह दिया गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी ये दोनों उसी का उदाहरण है। वांछित डाटा चाहिए सीपीयू को, डायरेक्टली जाके पढ़ सकता है। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं रोम और रैम के बारे में। फुल फॉर्म याद रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि चालान है, वहां पर एग्जाम हॉल के समय में क्या होता है कि दबाव इतना होता है एग्जाम का कि वहां पर जो चीजें पता है वो भी गलत हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं रोम क्या है। प्राथमिक मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं। पहला था रोम, पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी। आइए हम देखते हैं है क्या रोम। रोम क्या है, प्राथमिक मेमोरी, ये बात तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, ये भी बात समझ में आ गया। सेमीकंडक्टर से बना, ये भी बात समझ में आ गया। चलिए देखते हैं इसके बारे में, जिसमें अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक मेमोरी जितने भी होंगे वो क्या होंगे, अस्थायी नेचर के होंगे, अर्थात वोलेटाइल होंगे। डाटा को अस्थायी तौर पर स्टोर कर सकता है, अर्थात बिजली चली गई तो डाटा नष्ट। लेकिन रोम अपवाद था, यहाँ पर बिजली यदि चली भी जाए तो भी यहाँ पर डाटा बना रहता है। अब यहाँ इसके बारे में आप जानिए क्या चीज, कि यहाँ जब रोम का निर्माण किया जाता है ना, उसी समय क्या होता है, आपकी निर्माता कंपनी के द्वारा डाटा को स्टोर कर दिया जाता है। और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपका जो कंप्यूटर है ना, इन्हें केवल पढ़ सकता है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। इसी कारण से इसका जो नाम है पढ़ा क्या चीज, रीड ओनली मेमोरी। स्पष्ट है, रोम क्या है, स्थायी प्रकृति का एक मेमोरी है। इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ, नॉन वोलेटाइल, जहां पर डाटा को, प्रोग्राम को स्टोर किया एकदम। यहां पर डाटा क्या कहता है, जो आवश्यक प्रोग्राम है ना, इस रोम में आवश्यक, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के समय में जो आवश्यक सूचनाएं हैं, जो प्रोग्राम है, उसे ही स्टोर किया जाता है। तो हम यहाँ पर ये देखने का प्रयास करेंगे। वैसे आपको मैं स्टोरेज की कैपेसिटी बता दूं कि स्टोरेज की कैपेसिटी, आपका जो कंप्यूटर होता है ना, वहां पर जो रैम की मेमोरी लगाई जाती है उसका मात्र आप विश्वास करेंगे, मात्र 2 MB से लेकर के 8 MB तक के ही रोम की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है।
उतने ही MB 2 से 8 MB तक के रोम के चिप का आपके कंप्यूटर में लगा हुआ होता है। रोम में किस प्रकार के प्रोग्राम होंगे, किस प्रकार की सूचना होंगी, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रोम में क्या होगा कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक जो सूचना, जो प्रोग्राम होता है वह स्टोर किया जाता है। अब इसका स्थायी होने के पीछे भी कारण यही है, इसे स्थायी नेचर का इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के संदर्भ में जो आवश्यक सूचना होती है, जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, इसी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे भाई मैंने तो बता दिया कि किस प्रकार की सूचना है, मैं सूचना तो स्टोर रहती है, आवश्यक सूचना स्टोर रहती है कंप्यूटर को स्टार्ट करने पर। सूचना किस प्रकार की, तो इंस्ट्रक्शन का सेट रहता है, और दूसरा है सिस्टम बूट प्रोग्राम। पर इस रूप में आप इसे यहाँ पर जो बातें लिखी हुई ये आपके लिए जानना आवश्यक है कि रोम की जो मेमोरी है यह कंप्यूटर में क्यों महत्वपूर्ण है, यह जानना आवश्यक है, क्योंकि आपके एग्जामिनर के द्वारा यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो आइए देखें रोम, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ पोस्ट, पूर्ण रूप याद रखें, फुल फॉर्म याद रखें, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आपको पता है जब कंप्यूटर शुरू होती है तो ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे इस प्रक्रिया को कहा जाता है बूटिंग। आप जानते हैं बूटिंग की प्रक्रिया के दौरान जब कंप्यूटर शुरू हो रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है, कंप्यूटर का जो इनपुट होता है, उदाहरण के तौर पे कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया, वह आउटपुट व प्रिंटर मान लीजिए, इन सारे उपकरणों की जांच की जाती है कि क्या ये सारे उपकरण लगे हुए हैं, इनकी जांच की जाती है। या इस तरह से भी जांचा जाता है कि क्या कोई उपकरण क्या ठीक से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो इस जांच को जानते हैं क्या कहा जाता है, पोस्ट कहा जाता है, अर्थात पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब याद क्या रखें कि पोस्ट के द्वारा जो की जाने वाली जांच, क्या जांच किस चीज की हो रही है, आपके इनपुट आउटपुट की जांच हो रही है। और ये सूचना कहां होगी, रोम में ही होगी, है ना। अब इसी जांच प्रक्रिया के कारण आपकी जो रोम की मेमोरी होती है ना, महत्वपूर्ण हो जाती है, अर्थात इसकी अनुपस्थिति में आपका कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। मैं आपको एक बात फिर से यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा, इसे मैं संक्षेप में बताता हूं। पोस्ट क्या है, ये जो पोस्ट एक प्रोग्राम है जो कहां स्टोर की गई है, रोम की मेमोरी में। अब ये क्या करता है, जब कंप्यूटर शुरू हुआ इस प्रक्रिया को कहा जाएगा बूटिंग, और यहीं पर जांच होगा आपके आउटपुट और इनपुट उपकरणों की। आउटपुट में आप कीबोर्ड मान लिए, माउस मान लिया, इनपुट में कीबोर्ड मान लिए, माउस मान लिया, आउटपुट में प्रिंटर मान लिए। अब बन के चलिए क्या, कंप्यूटर आपने ऑन किया तो यहाँ पर जांच हुआ, और कीबोर्ड क्या हुआ, लगा हुआ नहीं दिखा, तो यहाँ पर आपके स्क्रीन मैंने पता कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड नहीं लगा हुआ ये सूचित कर देगा। आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड को प्लग इन कर सकते हैं, प्लग लगा दीजिए, आप क्या करें, इंटर का बटन दबा करके आप आगे बढ़ जाइए, आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा। तो ये जो एक तरह का प्रोग्राम है जो रोम की मेमोरी में स्टोर कर दी जाती है, और इस प्रोग्राम की ये प्रोग्राम क्या होता है, ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने के संदर्भ में आवश्यक है, और यही जांच की प्रक्रिया चलाता है जहां पर आपके इनपुट आउटपुट उपकरणों की जांच की जाती है। बात करते हैं रोम को। रोम कितने प्रकार के, कंप्यूटर में रोम की मेमोरी तो हमने देख लिया कि चलिए ठीक है, कंप्यूटर में रोम की मेमोरी का प्रयोग किया गया, पर हम यहाँ पर यह जानने का प्रयास करते हैं कि रोम की जो मेमोरी होती है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप पाएंगे क्या कि जो रोम होते हैं ना, उनके व्यवहार अर्थात वो किस तरह से उसका बिहेव है, उसके आधार पर 4 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 4 प्रकार के रोम होते हैं। एक हो गया एम रोम, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, एक हो गया पी रोम अर्थात प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक हो गया आपका ईपी रोम अर्थात इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक है ईईपी रोम अर्थात इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आइए हम देखते हैं इन सारी चीजों को और हम एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो पहला मैंने आपको बताया एम रोम, इसी रोम का प्रयोग किया जाता है आपके कंप्यूटर में, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, यहां पर इस प्रकार का, इस व्यवहार के रोम का प्रयोग किया जाता है। बाद बाकी ये जो है ये रोम ही है, पर इन्हें क्या किया गया है, अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करके डाटा को बार बार डाटा को लिखा और पढ़ा जाता है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि एम रोम क्या है।
स्पष्ट हो गया। एम रोम का ही एक सामान्य कंप्यूटर में, एक पर्सनल कंप्यूटर एम रोम प्रकार के रोम के मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण रूप याद रखेंगे, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। अब ये कौन सी मेमोरी है, कौन सी मेमोरी है? अब यहां पाएंगे क्या कि मास्क जो रोम होता है ना, यहां पर पहले से ना प्रोग्राम को स्टोर कर दिया है। अर्थात जब इसका निर्माण हुआ ना कंपनी में, जब इसका निर्माण हुआ तो निर्माता कंपनी के द्वारा ही क्या किया गया, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के संदर्भ में आवश्यक सूचना इसमें स्टोर कर दी गई। अब क्या होगा, इसमें कोई भी जो टेक्स्ट लिखा है, जो पहले लिखा जा चुका है, वहां पर उसमें ना किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। अर्थात वहां पर केवल उस डाटा को आपके कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा जा सकता है, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। एक्चुअली में ये जो शब्द है ना, रीड ओनली मेमोरी, ये इसी प्रकार के रोम के लिए एकदम सच है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब इस प्रकार के रोम का निर्माण होता है तो निर्माण के समय डाटा को यहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है और आपके कंप्यूटर के द्वारा यहाँ पर इसी प्रकार के रोम में क्या होगा, इस तरह के रोम में क्या होगा, केवल डाटा को पढ़ा जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बाद में कि आप इस सब रोम को आप देखें, इस रोम को आप देखें, यहाँ पर ये थोड़ा अलग व्यवहार का रोम है, अलग तकनीक पे बनाया गया। वैसे तो सभी के सभी सेमीकंडक्टर से ही बने, पर क्या हुआ है कि कुछ विशेष नियमों के आधार पे इनको तैयार किया गया है। जैसे एक विशेष प्रकार है तो पी रोम एक प्रकार का रोम ही ना, रैम की मेमोरी ही है ना, और इसका पूर्ण रूप याद रखेंगे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यह विशेष प्रकार का रोम है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा यूजर्स के अनुकूल, अर्थात यूजर्स के अनुकूल क्या होता है, डाटा को इस प्रकार के रोम में स्टोर किया जा सकता है ना, डाटा को या प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है। अब अभी क्या होता है, जो पी रोम में क्या होता है, हजारों डायोड होता है। डाटा को देखिए कैसे स्टोर किया जा रहा है, यहाँ पर हाई वोल्टेज पर फ्यूज कर वांछित सूचना को रिकॉर्ड किया। अभी हमने देखा रोम में निर्माता कंपनी ने क्या किया, रोम बनाया, डाटा उसमें स्टोर किया, कंप्यूटर में लगा दिया। वो कौन सी रोम था, आप कहेंगे एम रोम था। अभी यहाँ पर आपको क्या परिस्थिति अलग दिख रही है कि यहाँ पर एक यूजर चाहे ना ये मेमोरी खरीद के लाए और कोई कंपनी को बोले भाई मेरे अनुसार डाटा इसमें स्टोर कर दे, तो क्या करेगा कंपनी, उसमें स्टोर करेगा। अर्थात यूजर के अनुकूल होता है ये। और यहाँ पर क्या हो सकता है, वांछित डाटा को इस मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। और डाटा कैसे स्टोर किया गया, हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज होती है ना, वहां पर क्या होता है, इस मेमोरी को फ्यूज करके वांछित डाटा को, सूचना को रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे या चौथे प्रकार के रोम के प्रकार के। अब यहाँ पर याद क्या रखें, ये दोनों जो रोम है ना, अभी हमने पढ़ा रीड ओनली मेमोरी, रोम के बारे में हमने पढ़ा ना, रीड ओनली मेमोरी, अर्थात डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो बताइए फिर भाई ये अलग कैसे हो गए, जैसे ईपी रोम या ईपीपी रोम जो है ये क्या है, ये किस तकनीक पे बने। तो यहाँ पर आप क्या पाएंगे पता, यहाँ पर डाटा को बार बार लिखा जा सकता है, बार बार हटाया जा सकता है। तात्पर्य ये है जो प्रोग्राम है ना, आप क्या कीजिए, जैसे ईपी रोम में आप क्या देखेंगे कि अल्ट्रा वायलेट रे का प्रयोग किया जाएगा, अब पुराने प्रोग्राम को हटा करके नया प्रोग्राम यहाँ लिखा जा सकता है। उसी प्रकार ईपीपी रोम में क्या होगा कि बिजली की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटा करके नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। तो ये जो दोनों रोम जो है ना, यहाँ पर डाटा को कितनी बार भी लिखा जा सकता है, हटाया जा सकता है। जबकि हमने एक बात तो पढ़ा ना रीड ओनली मेमोरी के बारे में कि यहाँ पर केवल डाटा को पढ़ा जा सकता। तो फिर ये बताइए ना ये किस प्रकार का रोम है। तो याद क्या रखे, इन्हें ना अलग तकनीक का प्रयोग करके इन्हें बनाया गया, इसी नेचर का इसे बनाया गया है। अर्थात यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ विशेष तकनीक, जैसे आप ईपी रोम तो देखे ना, अल्ट्रा वायलेट रोम है ना, अल्ट्रा वायलेट रे का सहायता से क्या किया था, पुराने प्रोग्राम को क्या किया था, हटा करके नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। अब इससे याद क्या रखेंगे, ईपी रोम को ना अल्ट्रा वायलेट ईपी रोम भी कहा जाता है, बस इस रूप में इसे याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं ईईपी रोम के बारे में, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि डाटा को बार बार लिखा जा सकता है, बार बार हटाया जा सकता है, स्पष्ट हो गया। पर किसकी सहायता से, अर्थात हम यहाँ पर डाटा को बार बार लिख तो सकते हैं, बार बार हटा सकते हैं, पर किस चीज की सहायता से, तो याद रखें बिजली की सहायता से। पर आपको हाई वोल्टेज चाहिए, उदाहरण के तौर पे याद रखेंगे आपको जो पेन ड्राइव है ना, इसी तकनीक पर बनाया गया एक मेमोरी है, मेमोरी का कार्ड है, मेमोरी है ना, इसी तकनीक पर यहाँ पर क्या होगा कि इसके माध्यम से डाटा को बार बार, आप जानते हैं पेन ड्राइव का प्रयोग किस रूप में आप करते हैं, किस रूप में करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को प्रयोग हो रहा
है ना। और यहाँ पर यदि कोई पुराना डाटा तो आप कैसे हटा सकते हैं, कंप्यूटर को निर्देश दिए, कंप्यूटर हटा दिया, पर कंप्यूटर ने क्या प्रयोग किया, बिजली का, हाई वोल्टेज बिजली का पुराने प्रोग्राम को हटा दिया। अब यदि नया फाइल हमको यहाँ स्टोर करना है तो भी कंप्यूटर क्या यूज करेगा, हाई वोल्टेज बिजली का। तो याद रखिए ईपी रोम, ये जो पेन ड्राइव है ईपी रोम तकनीक पर बनाया गया एक मेमोरी कार्ड है। वैसे याद क्या रखे, एक बात ये भी याद रखे कि वैसे तो इस प्रकार का जो रोम है ना, इसका प्रयोग मुख्यतः रिसर्च में होता है और इसी रिसर्च का परिणाम आपका है पेन ड्राइव। अब याद यहाँ पर दो बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोट डाउन करके लिखा हुआ है कि वर्तमान में जो सहायक मेमोरी है ना, सहायक मेमोरी जैसे बहुत सारे एसडी कार्ड वगैरह आते हैं ना, सभी इसी तकनीक ईपी रोम का प्रयोग बढ़ रहा है। मैं इस तकनीक जो तकनीक का प्रयोग करके ईपी रोम को बनाएगा ना, ईपी रोम को, उसी तकनीक पर क्या क्या अन्य प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का निर्माण किया जा रहा है, सेकेंडरी मेमोरी वाले, है ना, और उनका क्या किया जा रहा है, सेकेंडरी मेमोरी को प्रयोग किया जा रहा है। वैसे याद कर रखे जो ये जो रोम है ना, इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये थी रोम के बारे में कुछ बातें। जैसे आपको बस इतना याद रखें कि वर्तमान समय में जो कंप्यूटर होते हैं ना, वहां पर जो रोम की मेमोरी का प्रयोग होता है, वहां पर आप देखेंगे इस क्षमता वाले 2 MB से लेकर 8 MB क्षमता वाली रोम का प्रयोग होता है। पर हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि एम रोम का प्रयोग होता है एक सामान्य कंप्यूटर में, है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे प्रकार की मेमोरी के बारे में। और आपका ये था रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पूर्ण रूप याद रखेंगे, रैंडम का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि वांछित डाटा को आपका सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है डायरेक्ट ही। आइए देखें रैम। एकदम रैम जो है माइक्रोचिप से बना एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है, सेमीकंडक्टर से बनाया गया है भाई, ये तो बात पता है। अब यहाँ पर एक बातें लिखी हुई, जिससे क्या होता है, सूचना रैम में चाहे जहां भी स्थित हो उसे पढ़ने में एक समान समय लगता है। इसका मतलब यही है ना भाई, ये एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसका मतलब क्या है कि सूचनाओं को ना क्रम अनुसार ना पढ़ के सीधे वांछित सूचना का आपके कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा जा सकता था। वांछित डाटा चाहिए तो डायरेक्ट जाके पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कि आपको क्रम अनुसार जाने का आवश्यकता है, डायरेक्ट जाके पढ़ा जा सकता है। अब किस नेचर का है, तो आप बोलेंगे वोलेटाइल नेचर का, अर्थात डाटा सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जा सकता है। बिजली चली गई, यदि कंप्यूटर में बिजली चली गई अचानक से, तो क्या होगा, यहाँ का जो डाटा है, संग्रहित डाटा है, क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि रैम में का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई, रैम का क्यों प्रयोग किया जाता है सेकेंडरी में, क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर में क्यों प्रयोग होता है। प्राथमिक मेमोरी है पर क्यों प्रयोग हो रहा है इसका, आइए से हम देखते हैं। आइए देखें तो इसकी क्या भूमिका है, कंप्यूटर में इसकी क्या भूमिका है। तो आप पाएंगे क्या कि प्रोसेसिंग से पहले डाटा और अनुदेशों को सहायक मेमोरी में आप हार्ड डिस्क मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, से लाकर रैम में ही स्टोर किया जाता है। अब जो सीपीयू आपका होता है ना, ये रैम से ही डाटा को क्या करता है, एक्सेस करता है, डाटा प्राप्त करता है और क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है। और यदि प्रोसेस हो गया वह डाटा आपके सीपीयू के द्वारा, तो अंतिम और अंतरिम परिणामों को भी अस्थायी रूप में इसी रैम में स्टोर किया जाता है। और यही कारण है ना कि इसे कंप्यूटर का, इसे मतलब रैम को क्या कहा था, वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। अब याद क्या रखें कि आजकल जो बाजार में रैम आ रहे हैं ना, उसकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी है ना, उसे जीबी में मापा जाता है। जैसे 1 जीबी से लेकर के लगभग 256 जीबी तक के रोम के मेमोरी बाजार में आपको उपलब्ध मिलेंगे। तो संभावना बहुत ही कम है आपके एग्जामिनर के द्वारा यह प्रश्न बनाने का कि बताइए कि रैम का जो मेमोरी होता है उसको स्टोरेज की कैपेसिटी कितना होता है। तो मानक तय नहीं किया गया कितना हो सकता है, 1 जीबी हो सकता है, 2 जीबी हो सकता है, 3 जीबी हो सकता है, अधिकतम और न्यूनतम तय नहीं किया गया है। पर 1 जीबी से शुरुआत होगा, न्यूनतम 1 जीबी से, और अधिकतम बता रखा गया 256 जीबी। तो यहाँ संभावना कम है क्योंकि कोई निर्धारित स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो यहाँ संभावना कम है कि आपसे ये रैम की स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में आपका एग्जामिनर यहाँ प्रश्न बनाए। आइए देखते हैं मदरबोर्ड के खाली स्लॉट। आपने देखा था जब सीपीयू पढ़ रहे थे भाई, वहां तो कई सारे स्लॉट लगे हुए थे ना, जहां पर हम रैम की मेमोरी को क्या कर सकते थे, बहुत सारे स्लॉट थे, 4 स्लॉट से कुल मिलाकर के। आप देखिए सामान्य कंप्यूटर में 2 स्लॉट ही देखने को मिलते हैं, वैसे कुछ कंप्यूटर में 4 स्लॉट्स भी होते हैं, जहां पे क्या होता है, रैम का अतिरिक्त चिप आप लगा करके उसकी क्या कर सकते हैं, स्टोरेज की क्षमता बढ़ा सकते हैं रैम की, है ना। उससे क्या अच्छी स्थिति होगी, आपके कंप्यूटर कार्य करने की जो गति है, आपके सीपीयू के प्रोसेस करने की जो गति है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात करते हैं कुछ अन्य चीजों के बारे में, जैसे रैम।
अब रैम का ही मेमोरी भी जो प्रयोग होता है ना कोई कंप्यूटर में, दो प्रकार के होते हैं। और एक सामान्य कंप्यूटर में पता है आपको, ये डायनामिक जो रैम होता है ना, ये इस व्यवहार का जो रैम होता है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ बात क्या लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है ये बात है कि व्यवहार के आधार पर जो रैम की जो मेमोरी होती है ना, मुख्यतः दो भागों में या दो प्रकार हम कह सकते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायनामिक रैम और दूसरा स्टैटिक रैम। अब आपके लिए आवश्यक ये हो जाएगा कि बताइए इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों रैम ही है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। और मैंने साथ में आपको ये भी बता दिया कि इस मेमोरी का प्रयोग किया जा रहा है कंप्यूटर में। एक सामान्य कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया था ना कि इसका प्रयोग किया था। हम अभी देखते हैं इसके बारे में, कुछ बातें यहाँ लिखी हुई है, इसको हम देखते हैं। जैसे डायनामिक रैम के बारे में जानते हैं क्या है डायनामिक रैम। अब डायनामिक रैम में क्या होता है, चूंकि आप समझ चुके हैं रैम क्या, डाटा को अस्थायी तौर पे स्टोर करेगा, यही मेमोरी है जो डाटा क्या होगा, सीपीयू को क्या करेगा, डाटा उपलब्ध करवाएगा डाटा को प्रोसेस करने के लिए। तो आवश्यक तो है भाई ये। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, डायनामिक रैम में यदि आपको डाटा को बनाना है ना, बनाए रखना है, तो वैसे स्थिति में ना आपको सीपीयू को ना 1 सेकंड में, मतलब सीपीयू कहे या 1 सेकंड में ना इससे सैकड़ों बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। रीराइट शब्द का प्रयोग वैसे किया गया है यहाँ पर, इसके लिए रिफ्रेश के लिए रीराइट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, या इसे आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डाटा को बनाए रखने के लिए इस रैम में क्या होगा, उससे ना 1 सेकंड में सैकड़ों बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, जबकि स्टैटिक रैम में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ अंतराल के दौरान में इसे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी, पर हर 1 सेकंड में सैकड़ों बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये अंतर बस ये इससे भिन्न हो जाता है, इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। आप पाएंगे क्या, अब रिफ्रेश की जरूरत पड़ी क्यों भाई, सवाल ये खड़ा होता है। अब बताइए, अब इन दोनों को इससे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ रही है, बार बार इसे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ रही है डायनामिक रैम को, पर इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसके पीछे कारण क्या है, तो आप पाएंगे क्या पता, कि जो स्टैटिक जो रैम होता है वो बने होते हैं ट्रांजिस्टर के, है ना। आप प्रत्येक बिट डाटा को जो स्टोर किया जाता है ना, वहां पर करने के लिए क्या करता है कि लैंचिक सर्किट का प्रयोग करता है ये स्टैटिक रैम, है ना। और यही कारण है इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि आप क्या पाएंगे कि जो डायनामिक रैम है ना, यहां पर जो डायनामिक रैम है ये कैपेसिटर तथा ट्रांजिस्टर के बने होते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होती है कि कैपेसिटर में चार्ज बनाए रखने के लिए इस रैम को ना बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तभी आप इसमें डाटा को क्या हो सकता है, बनाए रख सकते हैं, तो डाटा समाप्त हो जाएगा। अब दूसरी बात याद क्या रखें, डायनामिक रैम जो है ना स्टैटिक रैम की तुलना में कम एक्सपेंसिव है, कम खर्चीला है, और यही कारण है कि इसका उपयोग आमतौर पे आपके पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है। जबकि जो स्टैटिक रैम है इतना महंगा है कि इसका उपयोग तभी किया जाता है जब कंप्यूटर में गति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद क्या रखें, आप यदि कोई पर्सनल कंप्यूटर को देखें तो याद रखिएगा वहां रैम की जो मेमोरी लगी हुई होती है वह डायनामिक रैम होती है। क्योंकि ये जो मेमोरी है बहुत ही महंगे होते हैं। पर एक बात स्पष्ट है कि डायनामिक रैम की तुलना में स्टैटिक रैम ज़्यादा कार्य कुशल है, पर अधिक महंगा होने की वजह से पर्सनल कंप्यूटर में इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। लेकिन क्या बोलते हैं उसको कि आवश्यकता है तो फिर अपनी ज़रूरत को पूरा किया जाए, और जेब से क्या किया जाए, पैसे ढीला करके हम लोग स्टैटिक रैम का प्रयोग कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ अन्य प्रकार की मेमोरी के बारे में। जैसे मैंने आपको प्राथमिक मेमोरी के बारे में रजिस्टर के बारे में बताया था। रजिस्टर एक प्राथमिक मेमोरी है, पर वो मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं था, वो सीपीयू का हिस्सा था। साथ में मैंने आपको रजिस्टर के बारे में क्या बताया कि रजिस्टर में क्या होता है। पहले सीपीयू के बारे में जान ले भाई। सीपीयू 3 भागों में बटा होता है, सीयू में, एएलयू में, और एक हो गया आपका रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, छोटी, बहुत ही छोटी मेमोरी है, लगभग 200 बाइट की, है ना, जहां पर बहुत ही क्रिटिकल जो इन्फॉर्मेशन है अस्थायी तौर पे इसी मेमोरी में स्टोर किया जाता है, और सीपीयू आवश्यकता पड़ने पर इस डाटा को क्या करता है, एक्सेस करके प्रोसेस करने का कार्य करता है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत ही कैश की मेमोरी की। अब हम यहाँ पर देखें कि एक कंप्यूटर में कैश की मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। आइए देखें, या कैश मेमोरी क्या होती है, इस सवाल का जवाब ढूंढने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो आप पाएंगे क्या कि मेमोरी से, पहले तो ये बात आप समझ ले कि मेमोरी से जो डाटा प्राप्त करने की गति है ना, जो गति है वह सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की गति से एकदम स्पष्ट है।
सीपीयू की कार्य करने की गति आपको पता कितना है? 3 गीगाहर्ट्ज, अर्थात 3 गुना 10 के घात 9 प्रति सेकेंड। इतनी गणनाएं एक कंप्यूटर कर सकता है 1 सेकेंड में केवल। आप देख रहे हैं, तो मेमोरी डाटा प्राप्त करने का और सीपीयू का प्रोसेस करने का, एक सामान्य कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया, इतना गणना 1 सेकंड में कर सकता है। तो आप देख रहे हैं दोनों की गति में कितना आसमान जमीन का फर्क है। तो वैसे स्थिति में कंप्यूटर स्लो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो यही क्या होता है कि इस गति अवरोध को दूर करने के लिए ना, प्राथमिक मेमोरी और आपके सीपीयू के मध्य में, प्राथमिक मेमोरी में मुख्य रूप से आप याद रखें रैम, क्योंकि यही तो डाटा उपलब्ध करवाता है। किसे उपलब्ध करवा रहा है? सीपीयू को। रोम की मेमोरी प्राथमिक मेमोरी है। तो यहां पर क्या होता है कि प्राथमिक मेमोरी और क्या होता है, सीपीयू के मध्य में इस मेमोरी को, अर्थात कैश मेमोरी को क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है। आप पाएंगे क्या कि यह प्राथमिक मेमोरी या सीपीयू के बीच एक अत्यंत बहुत ही तेज गति से कार्य करने वाली मेमोरी है, जहां पर बहुत ही तेज मेमोरी है, तीव्र मेमोरी है, और जहां पर बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। यहां पर याद क्या रखें, एक बात मैं आपको संक्षिप्त यहां करना चाहूं तो आप जानते हैं कि मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति और सीपीयू के प्रोसेस करने की गति एक समान नहीं है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। हमने ये भी देख लिया यहां पर कि आपका जो सीपीयू है 1 सेकंड में 3 गुना 10 का घात 9 गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, 1 सेकंड में केवल उतना करना है, पर आपका जो मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति बहुत ही कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, प्राथमिक मेमोरी के मध्य में और सीपीयू के मध्य में, प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के मध्य में एक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है कैश मेमोरी। इसी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर किस प्रकार के इंफॉर्मेशन होंगे, तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर मतलब कि प्रोसेसिंग का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर जो बार बार प्रयोग में आने वाले जो डाटा है और जो निर्देश है उनको स्टोर किया जाता है, और क्या होता है उससे आपका जो कंप्यूटर का गति जो होता है, ये जो गति अवरोध है ना, ये दूर हो जाता है और अपने पूर्ण कार्य कुशलता के साथ आपका कंप्यूटर कार्य कर पाता है। यहाँ बातें कुछ लिखी हुई जैसे देख लेते हैं। जैसे कैश मेमोरी सीपीयू तथा प्राथमिक मेमोरी में एक बफर का काम करता है। समानता जो कंप्यूटर में जो कैश की मेमोरी का प्रयोग में लाया जाता है, जो लगी हुई होती है कैश की मेमोरी, वो 256 केबी से अर्थात 256 किलोबाइट से 4 मेगाबाइट तक हो सकता है। तो ये था आपका। तो इस सेक्शन के अंदर हमने क्या क्या जाना, हमने जाना मेमोरी क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मेमोरी क्या है, प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानेंगे, सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार होते हैं, उसके अलावा प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में मूलभूत अंतर क्या है। वैसे तो मैंने यहाँ पर अंतर के साथ में आपको कई चीजें स्पष्ट करने का प्रयास किया है, तो कई चीजें आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई होंगी, पर मैं क्या करूंगा कि इन दोनों के मध्य में एक अलग वीडियो ले आऊंगा, यहाँ पर इन दोनों का जो नेचर होता है या इन दोनों के मध्य में क्या अंतर होता है उसको मैं स्पष्ट कर दूंगा। और साथ में क्या था, मेमोरी के संदर्भ में जो एक्सेस टाइम होता है, जो गति होती है, या स्टोरेज कैपेसिटी। वैसे तो मैं यहाँ बताते समय ही आपको सारी स्टोरेज कैपेसिटी बताता चला जा रहा हूँ, लेकिन अंत में मैं प्रत्येक प्रकार के मेमोरी के बारे में आपको स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बताऊंगा। तो ये था आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगला वीडियो हमारा होगा मेमोरी पे ही, वहाँ पर हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।